तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल। एनसीईआरटी की जो लाइन बाय लाइन है वो हम लोगों ने इस पूरे फ्लो चार्ट में कवर कर दी है। अब इस फ्लो चार्ट को देखने के बाद जब एक सिस्टमेटिक वे में जब आप पढ़ते ना किसी चीज़ को, तो वो आपके लिए हमेशा के लिए सेव हो जाती है। इस फ्लो चार्ट में लाइन बाय लाइन जैसे आपका फूड, जिस तरीके से आपका फूड एंटर करता है किसी भी ऑर्गन में, उसके बाद दूसरे ऑर्गन में, उसी फ्लो में हम लोगों ने इस फ्लो चार्ट को डिज़ाइन करके, और इसमें एक भी लाइन एनसीईआरटी के बाहर नहीं है। जो भी एनसीईआरटी में जो भी आप पढ़ेंगे सारा की सारा इस वाले फ्लो चार्ट में है। इसके बाद आप लोग अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सारा का सारा जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये माउथ की ओपनिंग है और ये माउथ की ओपनिंग है जो जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है, तो माउथ की ओपनिंग है, तो उसके बाद क्या है हमारा, इसके अंदर वाली जो ओपनिंग है उसे हम लोग कहते हैं ओरल कैविटी या फिर बकल कैविटी। ठीक है, माउथ की ओपनिंग और उसके अंदर वाली जो ओपनिंग है उसे कहेंगे हम लोग ओरल कैविटी या फिर बकल कैविटी। और बकल कैविटी जब नीचे नीचे बकल कैविटी के जब आगे जाएगा तो हम लोग कह देंगे यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोर्शन को हम लोग कहेंगे फेरिंग्स। ठीक है, और इसके बाद आता है हमारा ईसोफेगस। ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप। ठीक है, और फूड पाइप से होते हुए ये हमारा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में जाएगा जिसे हम लोग कहेंगे स्टमच। ठीक है, और स्टमच के बाद हमारा फूड होते हुए ड्योडिनम के द्वारा होते हुए जाएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर जाता है हमारा ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर जाता है यहाँ से ये लार्ज इंटेस्टाइन में, ये होते होते हमारा निकल जाएगा ये रेक्टम के थ्रू एनस से। ठीक है, ये स्क्रीट आउट हो जाएगा। तो लास्ट पार्ट हो गया हमारा एनस, और स्टार्टिंग हो गई हमारी कहाँ से, माउथ से हमारा स्टार्टिंग हो गया और एंड पार्ट क्या है हमारा एनस। ठीक है, तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि जो फ्लो चार्ट उसमें क्या दे रखा है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट में देखिए सबसे पहला क्या है, सबसे पहले फूड कहाँ एंटर करेगा, हमारे माउथ में। तो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला पार्ट है हमारा माउथ। तो माउथ के लिए एनसीईआरटी केवल एक ही लाइन बोल रही है कि क्या बोल रही है कि एंटीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एंटीरियर ओपनिंग मतलब देखो ए फॉर एंटीरियर और ए फॉर आगे, यानी कि सबसे जो आगे वाली ओपनिंग है ए फॉर, देखो एंटीरियर पोस्टीरियर में जिन लोगों को भी जो थोड़ा भी जो याद नहीं रहता है तो उसको याद रहने का तरीका ये है कि ए फॉर एंटीरियर और ए फॉर आगे, और अब पोस्टीरियर का अगर हम लोग बात करें तो पी फॉर पोस्टीरियर होता है और पी फॉर पीछे। ठीक है, तो एंटीरियर कहाँ पे होगा, आगे, यानी कि हमारी बॉडी की जो आगे वाली ओपनिंग है, जो आगे की ओपनिंग है उसे हम लोग कहेंगे एंटीरियर ओपनिंग, और वहाँ पे क्या होगा, ये एलिमेंट्री कैनाल का पहला हिस्सा होगा जिसे हम लोग कहेंगे माउथ। ठीक है, अब माउथ से होते हुए फूड जाएगा हमारे बकल कैविटी में। अब बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी, इसके पार्ट हैं दो। बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी, इसके पार्ट हैं दो, जिसमें आता है हमारा टीथ यानी कि जो हमारे दांत हैं, और क्या आता है हमारा टंग यानी कि जो जीभ है। ठीक है, अब बकल कैविटी के दो हिस्से हैं, पहला है हमारा टीथ और दूसरा है हमारा टंग। ठीक है, पहले एनसीईआरटी बात करती है टीथ के बारे में। तो देखो टीथ में क्या होता है, जो हमारे टीथ होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, थीकोडोंट, यानी कि जब देखिए हमारे जो टीथ हैं वो जो हमारी जो बोन है उसमें धसे हुए हैं, लगे हुए हैं। तो जब एक सॉकेट में कोई भी चीज़ जब टीथ हमारे प्रेजेंट होते हैं तब उस पर्टिकुलर टाइप के डेंटिशन को कहते हैं, उस पर्टिकुलर टाइप के जो ये अरेंजमेंट फॉर्म हो रहा है टीथ और सॉकेट का, उसे हम लोग कहेंगे थीकोडोंट। ठीक है, जब टीथ हमारा सॉकेट में प्रेजेंट होगा तब हम लोग उस टाइप के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, थीकोडोंट कहते हैं, और अपने लोगों में ह्यूमंस में थीकोडोंट टाइप का डेंटिशन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये डायफायोडोंट। डायफायोडोंट का मतलब क्या होता है, देखो डाय मतलब दो बार, ठीक है, और फायोडोंट का मतलब लाइफ में दो बार जब दांत आते हैं, लाइफ में दो बार जब डेंटिशन होता है तो उसे हम लोग कहते हैं डाईफायोडोंट। डोंट का मतलब दांत, टीथ। ठीक, और डाई मतलब दो बार, फाइव मीन्स लाइफ, समझ लीजिए। तो जब दो बार लाइफ में देखो हम लोग जब छोटे होते हैं तब क्या होते हैं, हमारे मिल्क वाले टीथ आते हैं, और जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो परमानेंट टीथ आ जाते हैं। ठीक है,
तो जो मिल्क वाले टीथ होते हैं वो झड़ जाते हैं। तो जो टेम्परेरी हैं यानी कि जो मिल्क वाले टीथ हैं जो बचपन में होते हैं वो कैसे होते हैं, टेम्परेरी, कुछ टाइम तक रहते हैं और कुछ सालों के बाद वो झड़ जाते हैं। तो उससे इसीलिए हम लोगों ने कह दिया डेसिडुअस। डेसिडुअस मतलब झड़ना, जब कोई चीज़ जब ये झड़ जाते हैं तब उसे हम लोग कहते हैं डेसिडुअस टीथ। जब कोई चीज़ झड़ती है तो उसे क्या बोलते हैं, डेसिडुअस। ठीक, तो टेम्परेरी टेम्परेरी मिल्क टीथ बोल दो या फिर डेसिडुअस टीथ बोल दो, ये एक ही का नाम है। ठीक है, और दूसरे आते हैं हमारे परमानेंट या फिर बोल दो एडल्ट टीथ। एडल्ट टीथ यानी कि अब हम लोग एडल्ट हो गए, अब तो अब अगर आप जो हमारे टीथ हैं वो अगर टूट गए तो दोबारा तो आएंगे नहीं। तो ये कैसे हैं, अब क्या है, अब परमानेंट आ गया, अब ये नहीं टूटेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के डेंटिशन को हम लोगों ने कहा डाइफायोडोंट। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे हेटेरोडोंट। देखो हेटेरोडोंट का मतलब क्या होता है, देखो जो भी हमारे दांत है ना, तो हमारे जो माउथ में क्या होता है, कई अलग अलग टाइप के दांत होते हैं। जैसे कि हमारे अपने लोगों में क्या होता है कि 4 तरीके के जो दांत होते हैं, 4 तरीके जो टीथ होते हैं, तो इनका नाम होता है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब हर एक, देखो बायो में क्या है, हर एक पर्टिकुलर चीज़ जो भी डिवाइड हो रही है, हर एक पर्टिकुलर चीज़ जो भी नेचर फॉर्म कर रही है उसका एक पर्टिकुलर रीज़न होता है, उसका एक पर्टिकुलर काम होता है। ठीक, उसी तरीके से इंसीजर का भी कुछ काम बटा हुआ है, और कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर्स, ये जो टीथ के हमारे नाम है, इनका भी हर एक टीथ जो है वो अपना पर्टिकुलर अलग अलग काम परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, जैसे कि हमारा जो कैनाइन होता है वो चीड़ फाड़ का काम करता है, और जो इंसीजर होता है वो जो ये कटिंग का काम करता है, किसी चीज़ को काटने का, और प्रीमोलर और मोलर्स जो होते हैं ये मैस्टिकेशन यानी कि चबाने का काम करते हैं। ठीक है, अब देखो इसको याद कैसे रखेंगे, जो इंसीजर होते हैं, इंसीजर को रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। ठीक है, और जो कैनाइन होते हैं, कैनाइन को रिप्रेजेंट किया जाता है सी से, और प्रीमोलर्स जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग पीएम से, और मोलर को रिप्रेजेंट करते हैं एम से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये हमारा एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या है कि जो सबसे पहले आगे लगे हुए हैं हमारे तीत। अब देखो जब हम लोग इसकी गिनती करते हैं ना, तो देखिए एक ऊपर वाला जौ है, एक नीचे वाला जौ है। ठीक है, अब ऊपर वाले जौ में भी दांत लगे हुए हैं और नीचे वाले जौ में भी दांत लगे हुए हैं। ठीक, अब इसको डिवाइड करते हैं हम लोग 2 पार्ट में। ठीक है, अब जो दांत यहाँ पे लगे हुए हैं, जो भी टीथ यहाँ पे प्रेजेंट है, उसी सेम टाइप के टीथ यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अगर हम लोगों को एक साइड का पता चल जाए तो दूसरे साइड का अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, तो जो सबसे पहले लगे होते हैं उनसे हम लोग क्या कहते हैं, इंसीजर। ठीक है, और उसके बाद लगे होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, कैनाइन, और फिर होते हैं हमारे प्रीमोलर्स, और जब लास्ट में जिसे हम लोग दाढ़ बुलाते हैं वो होते हैं हमारे मोलर्स। ठीक, तो अभी तो फिलहाल यही है। तो अभी देखो अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ, अरेंजमेंट ऑफ टीथ यानी कि टीथ किस तरीके से अरेंज हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा है। ठीक है, इन ईच हाफ का मतलब देखो हमारे पास दो जौ हैं, एक तो है हमारी ऊपर वाली जौ और एक है हमारी नीचे वाली जौ। तो ईच हाफ यानी कि ऊपर वाले जौ के भी हाफ में और नीचे वाली जौ के भी हाफ में जो भी अरेंजमेंट है टीथ का वो किस तरीके से है। सबसे पहले है इंसीजर, उसके बाद है कैनाइन, उसके बाद प्रीमोलर और फिर लास्ट में हमारे मोलर। देखो अब इसको सीक्वेंस में तो याद करना ही पड़ेगा क्योंकि ये सीक्वेंस में लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसको याद करने का सिंपल फार्मूला क्या है, देखो ICPM मोदी। ठीक है, यहाँ पे क्या है ICPM मोदी, मैंने देखा PM मोदी को, तो उससे आपको सीधे डायरेक्ट याद हो जाएगा कि जो सीक्वेंस है वो पर्टिकुलर क्या है। ठीक, तो इसके बाद जो आता है उससे हम लोग कहते हैं क्या, जब इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, जब रिप्रेजेंटेड बाय डेंटल फार्मूला। ठीक है, जो भी अरेंजमेंट है हमारे जॉ में, जो भी अरेंजमेंट है, जिस तरीके से कितने क्वांटिटी में जो ये लगे हुए हैं हमारे दांत, जैसे इंसीजर है ये कितने लगे हुए हैं और कैनाइन कितने लगे हुए हैं और प्रीमोलर कितना कितना इनका क्या नंबर है, उसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है तब हम लोग कहते हैं कि डेंटल फार्मूला बन गया। तो इसे हम लोग कहेंगे डेंटल फार्मूला।
अब ह्यूमन के केस में हमारा एनसीईआरटी ने दे रखा है, हालांकि जो एनसीईआरटी ने दे रखा है वो एडल्ट ह्यूमन का डेंटल फार्मूला दे रखा है, यानी कि जो परमानेंट टीथ हैं उनके बारे में बता रखा है, ना कि मिल्क टीथ के बारे में, यानी कि एडल्ट की बात कर रही है एनसीईआरटी। देखो अब एनसीईआरटी में दे रखा है ये वाला फार्मूला, लेकिन इस वाले फार्मूले से पहले हम लोग देख लेते हैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में कैसे फार्मूला लिखा जाता है। ठीक, देखो आई फॉर क्या होता है इंसीजर, और सी फॉर कैनाइन, और प्रीमोलर या और फिर मोलर। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, अब देखो यहाँ पे मैथ नहीं अप्लाई करनी, यहाँ पे बायोलॉजी के हिसाब से हम लोगों को समझना है। देखो इंसीजर क्या होंगे, देखो ऊपर वाली जॉ भी हाफ की है हम लोगों ने, और नीचे वाली जो भी जॉ है उसको भी हाफ में डिवाइड किया है गया है। ठीक, तो ऊपर वाली जब हाफ जॉ को हम लोग देखेंगे तो इंसीजर कितने होंगे 2, और जब नीचे वाली जॉ को देखेंगे तो उसमें भी इंसीजर कितने होंगे 2, तो हम लोगों ने इंसीजर लिखा 2/2। ठीक है, और कैनाइन का जब हम लोगों ने देखा तो उसमें था 1 और 1। इसी तरीके से प्रीमोलर को देखा और फिर मोलर को देखा। अब अगर यहाँ पे आप लोगों को बात ना समझ में आ रही तो ऐसे देखिए कि देखो ये मान लो कि ये जॉ है कोई भी ऊपर वाली या फिर नीचे वाली। ठीक, तो ये जो जॉ है इसको जब हम लोगों ने हाफ पार्ट में डिवाइड किया तो देखो यहाँ पे क्या है, ये इंसीजर कितने, एक ये इंसीजर है और ये एक इंसीजर है। ठीक, तो ये कितने हैं, 2 इंसीजर नीचे और 2 इंसीजर ऊपर, तो वही रिप्रेजेंट कर रहा है 2 इंसीजर नीचे और 2 इंसीजर ऊपर। ठीक, और इसी तरीके से कैनाइन जो कि हमारे 1 और प्री मोलर्स हैं 2 और मोलर्स हैं हमारे पास 3। तो इसी तरीके से अगर हम लोग ह्यूमन डेंटल फार्मूला बनाएं तो बनेगा आई 2/2 कैनाइन 1/1 एंड प्री मोलर 2/2 और मोलर 3/3। अब देखो हाफ जॉ का तो मिल गया, अब इसको जब हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 32। अब ये कैसे आया देखिए, अब क्या करेंगे, इस देखो इस पूरे को ऐड करो, 2 + 1 3 + 2 5 + 3 यानी कि 8/8 आ रहा है। ठीक, अब 8/8 × 2 करेंगे यानी कि 8 × 2 = 16/16। या अब जब इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे ऊपर और नीचे वाली जौ के जो दांत है वो पूरे आ जाएंगे, तो कितने होंगे 32 दांत हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि 16 ऊपर वाली जौ में और 16 नीचे वाली जौ में। ठीक है, तो एनसीईआरटी में रिप्रेजेंट किया हुआ है सिंपल इस वाले फार्मूले से 2123/2123। ठीक है, अब इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि ये हाफ जॉ का फार्मूला है। 2123 एक साइड का हाफ जॉ या फिर अपर मान लो, या ये अपर वाली हाफ जॉ का फार्मूला है, और ये 2123 ये लोअर वाली हाफ जॉ का फार्मूला है। ठीक, अब देखो एनसीईआरटी फिर क्या कह रही है कि हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ द टीथ, जो हमारा वाइट वाला जो सरफेस है जो कि चबाने में मदद करता है, च्यूइंग करने में मदद कर रहा है, जो कि मैस्टिकेशन करने में मदद कर रहा है, यानी किसी चीज़ को जैसे कि हम लोग चपाती खाते तो उसको जो मैस्टिकेट करता है, जो उसको चबाता है, उसमें जो मदद कर रहा है, वो जो सरफेस है जो हमको वाइट दिखता है ना, वो किससे बना हुआ है, इनेमल बोलते हैं उस सब्सटेंस को जिससे वो बना हुआ है। और ये काम क्या करता है मैस्टिकेशन में, यानी कि जो हमको वाइट वाला जो पोर्शन है टीथ का जो हमको दिखता है मिरर में। ठीक है, तो वो किससे बना हुआ है, इनेमल से, और ये बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो अब ये तो बात ही हमारे टीथ की, क्या एक बार हम लोग रिवीजन में देख लेते हैं। देखो टीथ क्या है, थीकोडोंट, डाइफायोडोंट, हेट्रोडोंट, उसके बाद हम लोगों ने देखा ह्यूमन डेंटल फार्मूला 2123, उसके बाद हम लोगों ने देखा इनेमल के बारे में। ठीक है, अब इतनी बात कर रही है हमारी एनसीईआरटी भी। फिर हमारे बकल कैविटी में जो पहला पार्ट था टीथ वो कंप्लीट हो गया, और बकल कैविटी का जो दूसरा पार्ट है, बकल कैविटी में जो अब देखो टीथ के बीच में क्या टंग प्रेजेंट है, तो टंग के बारे में एनसीईआरटी कहती है कि टंग कैसी है, जो हमारी जीभ है वो कैसी है कि ये क्या है, मस्कुलर ऑर्गन, यानी कि मसल से मिलके बनी हुई है, मसल से डराइव हुई है, ये जो मसल से मिलकर बनी हुई है, तो इसलिए इसको कह दिया मस्कुलर ऑर्गन। ठीक, फ्रीली मूवेबल, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में हम लोग अपनी जीभ को मूव करा सकते हैं, यानी कि फ्री है मूव करने के लिए। ठीक है, अटैच टू द फ्लोर बाय ओरल कैविटी। देखो अब देखो ये जब हम लोग देखते हैं ना, देखो ये जीभ है और ये हमारा फ्लोर है ओरल कैविटी का। ठीक,
अब ये जो यहाँ पे जो एक मेम्ब्रेन टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है, जब आप लोग जैसे कि मिरर में जब आप लोग देखेंगे जीभ उठा के, तो उसके नीचे एक जो ये जो मेम्ब्रेन टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है, उसे ही हम लोग कहते हैं क्या, फ्रेनुलम, जो कि कनेक्ट करता है टंग को यानी कि जीभ को ओरल कैविटी के फ्लोर से, उसके फ्लोर से कनेक्ट कर रहा है फ्रेनुलम। अब देखो नीचे वाला पार्ट क्या है, फ्लोर से कनेक्ट है फ्रेनुलम के थ्रू, और जो ऊपर वाला पार्ट है वो फ्री है, ठीक। अब इसका जो ऊपर वाला सरफेस होता है, टंग का जो ऊपर वाला सरफेस होगा, उसमें क्या होगा, एक स्मॉल अपर सरफेस होंगे, उसमें क्या होंगे, स्मॉल प्रोजेक्शन होंगी। प्रोजेक्शन किस लिए, हमारी जीभ को रफ बनाने के लिए, ताकि जो भी फूड आ रहा है उसको रफ बनाए, ताकि वो ओरल कैविटी से फिसल ना जाए। क्योंकि आप देखो रफ बनाना है तो उसमें कुछ तो काम करना पड़ेगा ना, उसमें ऐसे झर्रियाँ लानी पड़ेंगी। तो वो काम कौन करता है, पैपिला बोलते हैं। तो जो अपर सरफेस है हमारे टंग की, तो उसमें क्या होती है, स्मॉल प्रोजेक्शन होती है, जिसे हम लोग पैपिला बोलते हैं, जो कि रफ बनाने में काम करती हैं। और जो भी पैपिला होती हैं, उसमें से जो कुछ पैपिला होती हैं, जो भी एक झर्री टाइप का जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, उसमें जो भी पैपिला होंगी, उनमें से कुछ पैपिला होंगी जो कि टेस्ट बड जिन पे प्रेजेंट होगा। टेस्ट बड क्या होता है, अब देखो ये टेस्ट बड एक ऐसा जो इन्होंने सिस्टम है जिससे कि हम लोगों को टेस्ट के बारे में पता चलता है, ठीक है। जो टेस्ट बड प्रेजेंट होगा कुछ पैपिला पे, एनसीईआरटी क्या कर रही है, कुछ पैपिला पे, सम वर्ड यूज़ किया हुआ है, इसको ज़रूर ध्यान रखें कि जो सारे पैपिला जो भी प्रेजेंट हैं हमारी टंग के ऊपर, उसमें सभी में नहीं, बल्कि कुछ पैपिला में ही क्या है, बियर यानी कि उन पे प्रेजेंट है क्या, टेस्ट बड प्रेजेंट है, जो कि हमको स्वाद देने का काम करती हैं, ठीक है। अब देखो बकल कैविटी में हम लोगों ने टीथ कंप्लीट कर लिया और टंग कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब फूड कहाँ से, देखो फूड चला था माउथ से होते हुए कहाँ पे आया, हमारा बकल कैविटी में, और बकल कैविटी से होते हुए कहाँ जाएगा, फेरिंग्स में। अब देखो फेरिंग्स एक ऐसा पोर्शन है, फेरिंग्स कहाँ पे था, देखो फेरिंग्स में क्या होगा, फेरिंग्स एक ऐसा पोर्शन है हमारे गले का जो पिछला वाला भाग है, उसको हम लोग बोल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जो फूड पाइप है वो भी ओपन होती है, और जो विंड पाइप है वो भी ओपन होती है। जो पीछे वाली होती है वो होती है हमारी फूड पाइप, और जो आगे वाली होती है वो होती है हमारी विंड पाइप, एयर पाइप, या फिर जिसे हम लोग कहते हैं श्वास नली, ठीक। तो फेरिंग्स कहाँ पे, फेरिंग्स वाले पोर्शन में विंड पाइप भी ओपन होती है और फूड पाइप भी ओपन होती है। तो ये कैसा होता है, फेरिंग्स कैसा होता है, शॉर्ट, यानी कि बहुत ही छोटा सा रीजन है, एक रीजन है जो कि बहुत छोटा है, ठीक है। और सर्व क्या कर रहा है, सर्व कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। देखिए सर्व क्या कर रहा है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। अब फेरिंग्स में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे एयर वाली ट्यूब भी प्रेजेंट है और फूड वाली ट्यूब भी प्रेजेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, फूड भी आएगा और एयर भी आएगी। तो ये यहाँ पे अब जब इस पर्टिकुलर रीजन में जब हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे फूड भी होगा और एयर भी होगी। तो इसीलिए कहा गया कि सर्व कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज है जहाँ पे फूड भी प्रेजेंट होगा और एयर भी प्रेजेंट होगी, ठीक। अब ईसोफेगस एंड ट्रेकिया ओपन इनटू फेरिंग्स। अब जो हमारी ईसोफेगस का मतलब जो फूड पाइप है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ईसोफेगस, और ट्रैकिया कौन सा, जो हमारा विंड पाइप है उसे हम लोग कहते हैं ट्रैकिया। अब इनकी जो ओपनिंग है वो कहाँ पे है, फेरिंग्स में ये जो है ये ओपन हो रहे हैं, ठीक। अब एपिग्लॉटिस, देखो ये होती है हमारी विंड पाइप, ये होती है हमारी फूड पाइप। अब यहाँ पे एक ओपनिंग होती है इस तरीके से, तो उसे हम लोग कहते हैं एपिग्लॉटिस, जो कि बंद कर लेती है हमारे फूड पाइप को। जब हम लोग फूड को निगलते हैं, जो कि बंद कर लेती है हमारी विंड पाइप को, जो जब भी हम लोग फूड को निगलते हैं, ताकि जो हमारा फूड पार्टिकल है, जो भी फूड है, वो हमारा विंड पाइप में ना जा सके और हमको कोई भी नुकसान ना हो, ठीक है। तो केवल फूड जो है हमारा वो केवल फूड पाइप में जाए। तो ये जो प्रोजेक्शन है इसे हम लोग क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस। जो ये फ्लैप लाइक का प्रोजेक्शन है यहाँ पे प्रेजेंट है विंड पाइप के ऊपर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस कहाँ प्रेजेंट होगा हमारा, कहाँ पे, फेरिंग्स में प्रेजेंट होगा, कौन सा, एपिग्लॉटिस, जो कि प्रिवेंट करेगा एंट्री ऑफ फूड। प्रिवेंट यानी कि बचाना,
एंट्री ऑफ फूड, फूड को अपना जो ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस क्या है, देखो जब ये ओपनिंग है, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लॉटिस। इसकी जो ओपनिंग है, इसका जो मुंह है, जो ओपनिंग है, उसे हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, ग्लॉटिस। और इसको कवर करने वाला जो ये ढक्कन टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ग्लॉटिस, सॉरी एपिग्लॉटिस, ठीक है। तो ये हमारा एपिग्लॉटिस और ये जो ओपनिंग है ये है हमारा ग्लॉटिस, ठीक। ड्यूरिंग सेलोइंग, तो ये सेलोइंग का मतलब क्या होता है, निगलना। जब हम लोग फूड को निगलते हैं तो उस टाइम क्या होता है, जो हमारा एपिग्लॉटिस होता है वो फूड पाइप को कवर कर लेता है, ठीक है। तो इतना ही बताया गया था फेरेंक्स के बारे में। फेरेंक्स के बारे में इतना ही जानकारी दे रही है एनसीईआरटी। अब चलते हैं हम लोग आगे, अब चलते हैं ईसोफेगस पे। ईसोफेगस क्या होता है, फूड पाइप। जो भी हम लोग फूड जो भी हमारा फूड जाएगा डाइजेशन के लिए, वो फूड पाइप से होते हुए हमारे गले से होते हुए उतरता है। तो वो किसके द्वारा उतरता है एक फूड पाइप है एक, जिसे हम लोग कहते हैं ईसोफेगस, ठीक। अब देखो ईसोफेगस कैसी है, थिन है, बहुत ही पतली है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि लॉन्ग ट्यूब। ईसोफेगस कैसी है, पहली बात बहुत ही पतली है, यानी कि ज़्यादा इसमें लेयर नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, बहुत ही लंबी है, बहुत नहीं, यानी कि 25 सेंटीमीटर अप्रॉक्स होती है। तो ये लॉन्ग ट्यूब है, ठीक है। इंटेंड पोस्टीरियरली, यानी कि पीछे की तरफ से नीचे उतर रही है। हमारे जो बॉडी है, यानी कि डॉर्सली, पोस्टीरियरली यानी कि पीछे की तरफ से बोल दो, या फिर डॉर्सली बोल दो, पीठ की तरफ से जो नीचे उतर रही है, पोस्टीरियरली नीचे उतर रही है, ठीक। पासिंग थ्रू नेक, गले से होते हुए नेक, देखो किसको किसको पास कर रही, जो हमारी फूड पाइप है वो किसको किसको पास करी, पहली बात नेक को पास करेगी, हमारे गले को। दूसरी बात क्या है, थॉरैक्स, थॉरैक्स कैविटी होती है, अभी आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा आपको सब समझ में आएगा। और तीसरा क्या होता है, डायफ्रैगम। डायफ्रैगम का जो पूरा ओवरव्यू है वो आपको मिलेगा अगले वाले चैप्टर में, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे लंग्स के बारे में, ठीक है। तो जो इस किसको किसको पास कर रही, पहला नेक को पास करते हुए जा रही गले को, दूसरा थॉरैक्स को, और तीसरा डायफ्रैगम को पास करते करते जा रही है। लीड इनटू जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमच। अब करते करते इन तीनों को पास करते करते स्टमच के पास पहुंच जाएगी, ठीक है। तो यानी कि जो फूड है वो अब स्टमच के पास जाएगा, हमारी फूड पाइप से होते हुए जो भी हम लोग निगल रहे हैं फूड, वो सबसे पहले कहाँ जाता है, स्टमच के पास जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, अब जो स्टमच होता है ना, अब देखो ईसोफेगस से जाना है स्टमच के पास, ठीक है। अब स्टमच में क्या होता है, एक गेट टाइप का स्ट्रक्चर लगा होता है, वॉल्व लगा होता है। वॉल्व जैसे कि क्या होता है, वॉल्व क्या करता है, एक यूनी डायरेक्शनल फ्लो मेंटेन करता है, यानी कि जैसे कि हम लोग जैसे लेटते बैठते कई सारी एक्टिविटी करते हैं, तो मान लो कि यहाँ पे जब गेट नहीं होगा और ये जो गेट लगा है, जो ये वॉल लगा है, ये एक ही डायरेक्शन में खुलता है, वो भी नीचे की तरफ, ठीक है। अब ये लगा है हमारा स्टमच में, तो ये इससे फूड अंदर तो आ जाएगा, लेकिन जब बैक फ्लो होगा, जब बाहर जाने की कोशिश करेगा तो बाहर नहीं जा पाएगा। हालांकि जब वॉमिटिंग होती है, जब उल्टी आती है, तो उस केस में ये जो स्फिंक्टर है ये अपने आप नीचे ओपन हो जाता है और जो फूड है वो बाहर चला जाता है। लेकिन नॉर्मल केस में ऐसा नहीं होता। ये जो स्फिंक्टर है ये अपने एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए यूनिडायरेक्शनल फ्लो का मतलब क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। जब यहाँ से फूड आएगा, इस पर प्रेशर लगेगा, ये नीचे खुल जाएगा और वापस जब फूड वापस जाने के प्रयास करेगा तो ये जो बंद रहेगा और ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो अब जो इंस्पेक्टर होता है वो, और इस तरीके के गेट को क्या बोलते हैं हम लोग, इंस्पेक्टर बोलते हैं बायोलॉजी के केस में, ठीक। तो इसमें देखो जब ईसोफेगस जब हमारा ओपन हुआ स्टमच में जब ये ओपन हो रहा है तो यहाँ पे एक गेट लगा हुआ जिसे हम लोगों ने कहा गैस्ट्रो ईसोफेजियल इंस्पेक्टर। गैस्ट्रो यानी कि गैस्ट्रो का मतलब स्टमच, और ईसोफेजियल यानी कि ईसोफेगस से आ रहा है। यानी कि हम लोग अगर देखें तो नाम को तोड़ के यहाँ पे क्या है, गैस्ट्रो यानी कि स्टमच में प्रेजेंट है, और ईसोफेगस से आ रहा है फूड। ईसोफेगस से ऊपर जुड़ा हुआ, ईसोफेगस से नीचे है हमारा
गैस्ट्रो में यानी कि स्टमच में, और ये क्या है इंस्पेक्टर, तो हम लोगों ने बोल दिया गैस्ट्रो ईसोफिजियल इंस्पेक्टर। ठीक है, तो ये ओपन करेगा हमारा स्टमच में, स्टमच का गेट है, ऐसा मान लो कि ऊपरी गेट है हमारे स्टमच का। ठीक, तो ये क्या होता है, देखो स्टमच क्या है, एक देखो स्टमच है हमारा जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर। बैग देखो कैसा होता है, बैग जब नॉर्मल शेप में होता है, तो जब जे शेप में आपको कब मिलेगा स्टमच, जब आप खाली पेट रहेंगे, जब खाली एम्प्टी स्टमच रहेगा तब हमको दिखेगा जे शेप का। ठीक है, जब भरा हुआ देखो बैग कैसा होता है, बैग जब जब पिचका हुआ होता है, जब उसमें कोई सामान नहीं होता तो वो अपने वो नॉर्मल शेप में होता है, और उसमें जब सामान भरते जाते तो उसका वैसे वैसे शेप चेंज होता जाएगा। तो इसका जो नॉर्मल शेप लिया गया है वो एम्प्टी स्टमच, खाली स्टमच को देखते हुए जे शेप में लिया गया है। ठीक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये कैसा है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक, मस्कुलर इंस्पेक्टर गैस्ट्रोइसोफिजियल रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ ओसोफेगस, मिसप्रिंट हो गया, ओसोफेगस इनटू द स्टमच। ठीक है, स्टमच में हमारा ये ओपन कर रहा है। ठीक, लोकेटेड इन, अब देखो स्टमच की लोकेशन क्या है, अपर यानी कि ऊपरी पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ऊपरी लेफ्ट पोजीशन यानी कि अपर लेफ्ट पोजीशन में, जो आपका लेफ्ट हैंड है उसमें जो यहाँ से आपका पेट शुरू हो रहा है, तो उस पोर्शन को कहते हैं अपर लेफ्ट पोर्शन। यानी कि अब यहाँ से क्या हो रहा है, एब्डोमिनल कैविटी स्टार्ट हो रही है। एक बार डायग्राम में भी हम लोग देख लेते हैं, देखो यहाँ से हमारा एब्डोमिनल कैविटी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और ये क्या है, ये एब्डोमिनल कैविटी स्टार्ट हो रही है, और एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट पोर्शन में प्रेजेंट है हमारा स्टमच। तो इसे हम लोगों ने क्या कहा कि अपर एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट पोर्शन में प्रेजेंट है हमारा स्टमच। ठीक है, और इसके क्या होते हैं, देखो स्टमच के मेन पार्ट हैं हमारे, जो पुरानी वाली एनसीईआरटी में दिए हुए थे वो 3 पार्ट ही दिए हुए थे, और अभी जो नई एनसीईआरटी आई है उसमें जो है 4 पार्ट हो गए। तो इसमें जो है 3 मेजर पार्ट अभी आप लोग देखेंगे। देखो पहला होता है क्या, कार्डियक कौन सा होता है, देखो ये डायग्राम दिया हुआ है हमारी एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी का डायग्राम है। देखो ये फूड पाइप जो हमारी आती है ना, ईसोफेगस कहाँ पे खुल रही, देखो ये हमारा फंडस वाला पार्ट स्टमक का, जिसे हम लोगों ने कहा फंडस वाला पार्ट, और जो ये वाला पार्ट है इसे हम लोग कहेंगे क्या, कार्डियक वाला पार्ट। और यहाँ तक है हमारे, यहाँ से यहाँ तक कौन सा है हमारा, बॉडी, और यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है कौन सा, ये पाइलोरिक वाला पार्ट। तो जब अभी जो नई वाली एनसीईआरटी में वो अपडेट कर दिया गया है कि जो स्टमच के जो पार्ट है वो 4 हैं, पहले हमारा फंडस, दूसरा हमारा कार्डियक, और तीसरा है बॉडी, और चौथा है हमारा पाइलोरिक। ठीक है, तो देखो जो ईसोफेगस है वो ओपन कहाँ पे हो रही, ओपन हो रही है कार्डियक वाले रीजन में, ये इंपॉर्टेंट है। जो हमारे ईसोफेगस है फूड पाइप है वो ओपन कहाँ पे होती है, कार्डियक वाले रीजन में। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, जो ईसोफेगस ओपन कहाँ पे हो रही है हमारी, कार्डियक वाले रीजन में, और जो हमारा पाइलोरिक रीजन है जो कि निचला वाला हिस्सा है हमारा ये स्टमच का, वो हमारा ओपन कहाँ पे हो रहा है, डिओडिनम में। जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है ये कौन सा है, पाइलोरिक वाला रीजन, ये हमारा ओपन हो रहा है डिओडिनम में, और डिओडिनम किसका हिस्सा है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, अब ये बात थी हमारे स्टमच के बारे में। ठीक है, अब देखो स्टमच हमारा ओपन हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जब स्टमच हमारा ओपन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी एक गेट लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अब इंटेस्टाइन से हमारा जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो वापस न बैकफ्लो ना कर जाए। तो यहाँ पे भी एक गेट लगा हुआ है, एक इंस्पेक्टर लगा हुआ है, जिसे हम लोगों ने बोला पाइलोरिक इंस्पेक्टर। देखो लगा कहाँ पे हुआ है, जो हमारा स्टमच है उसके पाइलोरिक रीजन में प्रेजेंट है, इसीलिए हम लोगों ने क्या बोला, पाइलोरिक इंस्पेक्टर। ठीक है, अब जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बारे में एनसीईआरटी क्या कह रही है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है हमारा डिओडिनम, दूसरा होता है हमारा जेजुनम, और तीसरा होता है हमारा इलियम। अब इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, याद रखो DJI, शादी बारात में कहोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, DJI वो बोलते हैं ना माइक लेकर, DJ
तो DJI से आप लोग याद रखते हैं, D फॉर डिओडिनम और J फॉर जेजिनम और I फॉर इलियम। ऐसा नहीं है कि ये जो भी सीक्वेंस है इसको आप उल्टा सीधा मतलब एक के बाद एक लाएं, लेकिन ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है ऐसे ही याद रखना है। पहले हमारा डिओडिनम वाला पार्ट, उसके बाद है जेजिनम और तीसरा है हमारा इलियम वाला पार्ट। अब देखो जो डिओडिनम वाला पार्ट है ये कैसा होता है, ये सबसे पहला पार्ट है हमारा इंटेस्टाइन का। जब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है तो मान लो कि जैसे कि ये है हमारा स्टमच और यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो पार्ट है सी टाइप का, ये जो सी टाइप वाला पार्ट है इसे हम लोग कहेंगे क्या, डिओडिनम। और इसके बाद आता है हमारा जेजिनम जो कि लॉन्ग क्वाइल्ड है। लॉन्ग कैसा है, क्वाइल्ड है। फिर उसके बाद आता है हमारा इलियम जो कि हाईली क्वाइल्ड है। ठीक है, तो डिओडिनम के बारे में एनसीईआरटी दो बातें कर रही है कि ये पहला पार्ट है हमारा इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, और सी शेप का होता है। और जो हमारा दूसरा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का जेजिनम, ये कैसा है, लॉन्ग और क्वाइल्ड है। लॉन्ग यानी कि लंबा है और क्वाइल्ड है, एक क्वाइलिंग टाइप में है इसमें। ठीक, और इलियम जो कि लास्ट पार्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कि ओपन होगा सीकम में। ओपन किस में होगा, सीकम। अब सीकम किसका पार्ट है, वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, और इलियम कैसा है हमारा, हाईली क्वाइल्ड। अब देखो सबसे ज़्यादा जो डाइजेशन होगा ना वो इलियम में होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाईली क्वाइल्ड है। अब ऐसा क्यों किया गया, अब देखो सरफेस एरिया बढ़ाना था तो धीरे धीरे अब इसकी जो क्वाइलिंग है वो इंक्रीज़ कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा डाइजेशन हो रहा है वो आसानी से होगा। उसको जो सरफेस एरिया, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो जो एब्जॉर्ब करने का जो एरिया है वो इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से जो एब्जॉर्ब किया जाएगा वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो पाएगा। जो भी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो अच्छी तरीके से निकल पाएंगे और ज़्यादा परसेंटेज में हम लोग एब्जॉर्ब कर पाएंगे। ठीक है, और जो हमारा पाइलोरिक इंस्पेक्टर वार द ओपनिंग ऑफ स्टमच इनटू द इंटेस्टाइन, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि जो पाइलोरिक इंस्पेक्टर है वो स्टमच को इंटेस्टाइन में खोलने में मदद कर रहा है। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में, देखो लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट और लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट, सीकम, कॉलन और रेक्टम। ठीक, अब सबसे पहला पार्ट क्या होता है, सीकम। देखो ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और ये आता है हमारा, ये होता है हमारा सीकम। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की ओपनिंग और ये है हमारा सीकम, ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये होता है हमारा एक ब्लाइंड सैक लाइक अपर्चर जो कि सीकम से ही अराइज हो रहा है, जिसे हम लोगों ने क्या कहा, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। देखो सीकम पहला वाला हिस्सा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का, जिसे जो कि कैसा है, एक ब्लाइंड सैक। देखो सीकम क्या है, एक तरीके से देखो एक साइड से ज्वाइन है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से और बाकी जो एक घड़े की तरह ये पैक है। ठीक, तो एक तरीके से एक साइड से ज्वाइन है, तो ये कैसा है, ब्लाइंड टाइप का है, एक ब्लाइंड सैक टाइप का है, स्मॉल ब्लाइंड सैक है। होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, होस्ट यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट होंगे कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमको हमारे भी मदद में आते हैं। ठीक है, जैसे कि ई कोलाई वगैरह। ठीक है, और यहीं पे प्रेजेंट होगा वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। देखो बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है और ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये तो समझ में आता होगा। ठीक, जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है ना, ये कैसा होता है, नैरो होता है और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है और ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, अराइज फ्रॉम सीकम। इसको एक बार देखो डायग्राम में दिया हुआ, देखो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये कैसा है, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और ये हमारा सीकम वाला पोर्शन, और सीकम से ही अराइज हो रहा है हमारा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और सीकम कैसा है, एक साइड से खुला हुआ है यानी कि अंधा है, यानी कि ब्लाइंड सैक लाइक अपर्चर है यहाँ पे। ठीक है, तो वही बताया गया। और ये जो हमारा ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, ये कैसा है हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन और नैरो फिंगर लाइक यानी कि पतली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ठीक है, दूसरा पार्ट आता है हमारा कॉलन। देखो कॉलन क्या होता है, अब जब सीकम हम लोगों ने पढ़ लिया उसके बाद क्या होता है, कॉलन। अब देखो कॉलन होता है इसके जो होते हैं 3 कॉलन
के क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है असेंडिंग कॉलम, देखो ऊपर चढ़ रहा है तो क्या बोलेंगे असेंडिंग। फिर ये ऐसा क्या तो ट्रांसवर्स सेक्शन में क्या, तो इसे हम लोगों ने क्या बोला ट्रांसवर्स। और फिर ये उतरेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे डिसेंडिंग। तो इसके जो हमारे ये कॉलन है इसके हम लोग क्या 3 पार्ट हैं। पहला क्या असेंडिंग, जब ये ऊपर चढ़ रहा है। अब देखो यहाँ से होते हुए क्या जाएगा, ये है यहाँ तक है हमारा असेंडिंग पार्ट, ठीक है। अब असेंडिंग से होते हुए अब ये कैसा हुआ लेट गया, यानी कि ये ट्रांजिशनल पार्ट आ गया, ट्रांसवर्स पार्ट्स। और इसके बाद क्या हुआ, ये हमारा डिसेंडिंग पार्ट आ गया, अब नीचे उतरता हुआ, ठीक। तो कॉलम कैसा होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला असेंडिंग पार्ट, दूसरा ट्रांसवर्स पार्ट और तीसरा कौन सा डिसेंडिंग पार्ट। अब जो ये डिसेंडिंग पार्ट है यही ओपन हो रहा है हमारा रेक्टम में, और रेक्टम हमारा ओपन हो रहा है एनस में, ठीक है। देखो यही था, इस फ्लो चार्ट में जो भी है सारा का सारा एनसीईआरटी से है। अब आप लोग जब एनसीईआरटी उठाएंगे तो उसको एक बार आप लोग केवल पढ़ने की ज़रूरत है, बाकी सब यहाँ पे कवर करा दिया है। अब इसके बाद एक बार एनसीईआरटी पढ़ के जब आप देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा कौन सा पार्ट कहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। बाकी हमारे चैनल पे आप जा सकते हैं और वहाँ पे जो भी हम लोगों ने जो एनसीईआरटी की जो हाईलाइट जो वीडियोस हैं वो एनसीईआरटी डिकोड करके लाइन बाय लाइन जो भी समझा के वो हम लोगों ने अपलोड करना स्टार्ट कर दी है डाइजेशन एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर की। तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। बाकी थैंक यू।